हेलो दोस्तों और स्वागत है इस खास डीप डाइव एनालिसिस में। आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स की इस कॉम्प्लेक्स दिखने वाली दुनिया को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। यानी बिना किसी बोरिंग किताबी भाषा के हम ठीक उस मशीन के अंदर झांकेंगे जो इस मल्टी बिलियन डॉलर सिस्टम को रोजाना चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल, आखिर स्टॉक मार्केट सच में है क्या? देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में स्क्रीन्स पर भागते हुए लाल और हरे रंग के नंबर्स फ्लैश होने लगते हैं, राइट? पर अगर बिल्कुल बेसिक्स की बात करें तो इसे एक आम सब्जी मंडी की तरह समझा जा सकता है। बस फर्क इतना है कि इस मंडी में आलू टमाटर नहीं बल्कि एक्चुअल और चलते फिरते बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। जब एक बिजनेस शुरू होता है तो उसकी ओनरशिप को हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। और स्टॉक मार्केट बस वो हाईली रेगुलेटेड जगह है जहां इन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। सिंपल। ओके, तो चलिए एक रोड मैप सेट कर लेते हैं। आज के इस सफर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरुआत और मार्केट बेसिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स, इंडिसेस और सेबी रेगुलेशंस, आईपीओ और प्राइस मैकेनिक्स, प्रॉफिट लॉस और बैंकरप्सी, और आखिर में प्राइवेट इक्विटी और मार्केट मोड्स। एक शेयर की पूरी लाइफ साइकिल हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, शुरुआत और मार्केट बेसिक्स यानी ट्रेडिंग का इतिहास। अगर हिस्ट्री में पीछे जाएं तो मार्केट का सिर्फ एक ही मेन मोटिव रहा है, बहुत बड़ा कैपिटल रेज करना और रिस्क को ढेर सारे लोगों में बांट देना। सोचिए, 1309 में ब्रूज शहर के एक छोटे से इन में इनफॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हुई थी। फिर 1602 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया एम्स्टर्डम में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का पहला आईपीओ निकाला। उन्हें समुद्री रास्तों से मसालों का बिजनेस करना था, जो उस जमाने में बेहद रिस्की था। इसलिए उन्होंने शेयर्स बेचकर रिस्क पब्लिक में बांट दिया। और अगर इंडिया की बात करें तो 1986 में बीएसई सेंसेक्स आया और फिर 1996 में एनएसई निफ्टी 50 लॉन्च हुआ, जिसने हमारे यहाँ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग की नींव रखी। राइट। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स। ये कैपिटल का फ्लो आखिर काम कैसे करता है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो पैसा इन्वेस्टर्स लगाते हैं, क्या वो सीधा कंपनी के पास जाता है? इसका जवाब है हाँ और ना। देखिए, प्राइमरी मार्केट में पैसा डायरेक्ट कंपनी को जाता है, बिल्कुल शोरूम से एक ब्रांड न्यू कार खरीदने जैसा। इसे हम आईपीओ कहते हैं। लेकिन एक बार जब शेयर्स लिस्ट हो गए, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये ऐसा है जैसे अपने पड़ोसी से उसकी पुरानी कार खरीदना। यहाँ डेली ट्रेडिंग में कंपनी को एक भी रुपया नहीं मिलता। पैसा सिर्फ एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लिक्विडिटी देता है। मतलब जब आपका दिल करे, आप शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, इंडिसेस और सेबी रेगुलेशन, मार्केट के बैरोमीटर और अंपायर। मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे पता चले? इसके लिए होता है इंडेक्स, जो बेसिकली एक मैथमेटिकल थर्मामीटर है। या फिर इसको स्कूल के जीपीए की तरह समझ लीजिए। जैसे जीपीए सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलाकर एक नंबर देता है, वैसे ही बीएसई सेंसेक्स देश की टॉप 30 कंपनियों और एनएसई निफ्टी 50 टॉप 50 ब्लू चिप कंपनियों का हाल बताते हैं। तो जब न्यूज़ वाले कहते हैं कि आज मार्केट ऊपर है, तो वो असल में इन्हीं इंडेक्सेस की बात कर रहे होते हैं। पर जहां इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, वहां चीटिंग का रिस्क तो रहेगा ही, है ना? 1992 के स्कैंडल्स के बाद भारत सरकार ने सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बेहद सख्त पावर्स दी। सेक्शन 11C के अंडर ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अंपायर हैं। वो किसी भी कंपनी के प्राइवेट बुक्स चेक कर सकते हैं, बैंक रिकॉर्ड्स खंगाल सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, और अगर हेराफेरी मिली तो बैंक अकाउंट सीधे फ्रीज। सेबी का असली काम यही समझ आता है। वो लगातार पंप एंड डंप जैसे स्कैम्स को रोकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने कबाड़ साइकिल को पेंट करके ये झूठी अफवाह फैला दी कि ये किसी हिस्टोरिकल इंसान की साइकिल है। लोग महंगे दाम पर खरीदने लगेंगे यानी पंप करेंगे, फिर वो फ्रॉड इंसान उसे बेचकर यानी डंप करके भाग जाएगा, और बायर्स के हाथ में क्या बचेगा? बस एक कबाड़ साइकिल। स्टॉक मार्केट में स्कैमर्स यही करते हैं। और हाँ, सेबी सिर्फ छोटे स्कैमर्स को नहीं पकड़ता। हाल ही में उन्होंने जेन स्ट्रीट ग्रुप नाम की एक बहुत बड़ी विदेशी फर्म पर $567 मिलियन की भारी पेनल्टी लगाई थी। आरोप था कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से मार्केट को मैनिपुलेट किया। ये साफ दिखाता है कि अंपायर के रूल्स सबके लिए बराबर हैं। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, आईपीओज और प्राइस मैकेनिक्स। आखिर इस अखाड़े में एंट्री मिलती कैसे है?
अगर पैसा उठाना इतना ही फायदेमंद है तो हर गली की बेकरी अपने शेयर्स क्यों नहीं बेचती? क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इनका इकलौता मकसद है आम लोगों की जीवन भर की कमाई को डूबने से बचाना। बीएसई या एनएसई के मेन बोर्ड पर आने के लिए कंपनियों को लगातार कई सालों तक सॉलिड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। उन्हें साबित करना होता है कि उनके पास असली टैंजिबल एसेट्स है। छोटे बिजनेसेस के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म्स हैं, पर वहां भी ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट्स के बेहद कड़े नियम होते हैं। अब मान लीजिए कंपनी एलिजिबल हो गई, तो पहले दिन शेयर का दाम क्या होगा? पुराने जमाने में फिक्स्ड प्राइस इश्यू होता था, जहां कंपनी सिर्फ एक दाम तय कर देती थी। पर इसमें दिक्कत ये थी कि दाम ज्यादा हुआ तो कोई खरीदेगा नहीं और कम हुआ तो कंपनी का नुकसान। इसलिए मॉडर्न तरीका है बुक बिल्डिंग। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है और पब्लिक अपनी अपनी बिड्स लगाती है। ये बिल्कुल एक मैसिव ऑक्शन जैसा है, जिससे पब्लिक डिमांड के हिसाब से शेयर की असली वैल्यू निकल कर आती है। और एक बार ट्रेडिंग शुरू हो गई तो डेली प्राइस डिसाइड करता है लिमिट ऑर्डर बुक। ये बेसिकली एक्सचेंज के सुपर कंप्यूटर्स में एक विशाल डिजिटल लिस्ट है, जहां सारे बायर्स के बिड्स और सेलर्स के आस्क्स होते हैं। जो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखता है वो बस एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, वो आखिरी दाम जिस पर किसी बायर और सेलर की डील पक्की हुई थी। दिन के एंड में ये पूरा गेम सिर्फ ह्यूमन लालच, डर और सप्लाई डिमांड का है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 5, प्रॉफिट, लॉस और बैंकरप्सी, रिवॉर्ड्स और रिस्क्स। लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो या तो उस पैसे को बिजनेस ग्रो करने में लगाती है या उसे कैश के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड ना बिल्कुल आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की तरह काम करता है। ये बताता है कि मौजूदा स्टॉक प्राइस के मुकाबले कंपनी हर साल आपको कितना कैश वापस दे रही है। लेकिन लॉस का क्या? जब न्यूज़ आती है कि आज मार्केट क्रैश हो गया और ट्रिलियंस डॉलर डूब गए, तो सवाल उठता है कि वो पैसा गया कहाँ? रियलिटी ये है दोस्तों कि पैसा फिजिकली कहीं नहीं उड़ा। मान लीजिए आपने एक महंगी जमीन खरीदी और कल को वहां कोई टॉक्सिक रेडियोएक्टिव कचरा डंप कर दे। जमीन की कीमत रातों रात गिर जाएगी, राइट? पर वो नुकसान का पैसा किसी और के बैंक में नहीं गया, बल्कि उस एसेट ने अपनी परसीव्ड वैल्यू खो दी। मार्केट क्रैश में भी बिल्कुल यही होता है। और सबसे बुरा तब होता है जब कंपनी दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो जाती है। आईबीसी 2016 के तहत एक लिक्विडेशन वाटरफॉल फॉलो होता है। यानी जब कोर्ट कंपनी का सामान बेचकर पैसा रिकवर करती है तो एक लाइन लगती है। सबसे पहले वकीलों को फीस मिलती है, फिर वर्कर्स और सिक्योर्ड बैंक्स को, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो इस लाइन में सबसे आखिरी में खड़े होते हैं। और कड़वा सच ये है कि उन तक नंबर आते आते पैसा खत्म हो जाता है और उन्हें लगभग हमेशा जीरो मिलता है। यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क है। चलिए अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, प्राइवेट इक्विटी और मार्केट मूड्स। ओनरशिप की दो बिल्कुल अलग दुनिया। अभी तक हमने पब्लिक इक्विटी की बात की, जहां ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है और कोई भी अपने फोन से ट्रेडिंग कर सकता है। पर इसके एकदम उलट है प्राइवेट इक्विटी। ये वो कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। सरकार इन्हें अपने फाइनेंशियल्स पब्लिक को दिखाने के लिए मजबूर नहीं करती। ये इलिक्विड और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ करोड़पतियों और बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व्ड होते हैं। और आखिर में मार्केट की भाषा को थोड़ा समझते हैं। आपने हमेशा बुल मार्केट और बेयर मार्केट सुना होगा। इसकी शुरुआत 1700s के ब्रिटेन में हुई थी। तब ट्रेडर्स उन शेयर्स को बेचते थे जो उनके पास होते ही नहीं थे, इस उम्मीद में कि आगे दाम गिरेंगे। इसे कहते थे सेलिंग द बेयर स्किन बिफोर कैचिंग द बेयर। वहीं से गिरते हुए मार्केट को बेयर मार्केट कहा जाने लगा। आज इसे एक और तरीके से याद रखा जाता है। एक सांड यानी बुल हमेशा अपने सींगों से ऊपर की ओर उछालकर मारता है, यानी बढ़ता हुआ मार्केट, और एक भालू यानी बेर हमेशा पंजों से नीचे की ओर वार करता है, यानी गिरता हुआ मार्केट। है ना काफी इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों 1309 के उस छोटे से इन से लेकर आज के सुपर कंप्यूटर्स तक मार्केट ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। आज ट्रेडिंग फ्लोर्स पर इंसान चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि एक्सचेंज के ठंडे कमरों में रखे मैचिंग इंजन्स मिली सेकेंड्स में सौदे पक्के कर देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिथम्स का राज है। लेकिन इस डिजिटल स्पीड और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को देखते हुए एक सवाल जरूर उठता है। हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथम्स के इस मॉडर्न अखाड़े में क्या हम इंसान सच में कंट्रोल में है, या हम सिर्फ इन तेज डिजिटल लहरों की सवारी कर रहे हैं?
सोचिएगा जरूर।